हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट आ रहा है अपने पास ब्लॉक्स में एटॉमिक साइज का परिवर्तन। लास्ट टर्न पर हमने देखा था एटॉमिक साइज होता क्या है और कितने प्रकार से परिभाषित होता है। लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि एटॉमिक साइज 3 मेन प्रकार से परिभाषित होता है। वो डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग एटम्स में है कौन सी वाली। अगर एटम में बॉन्डिंग मेटेलिक है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल साइज या मेटेलिक साइज, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आया था कोवलेंट, फिर आया था वेंडरवॉल। हर बार मैंने एक बताया था अंतरनाभी की दूरी को डी मान लो, उसका आधा कर दो। और ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये सही आएगा या गलत आएगा, क्योंकि सही किसी को मालूम ही नहीं है, तो जो मैं मालूम है उसी को सही मानना है। ठीक है ना बेटा। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखवाई थी कि वेंडरवॉल त्रिज्या जो है सामान्यतः अक्रिय गैसों के लिए निकाली जाती है, लेकिन उनकी कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। याद है ना बेटा। बस गलती करने के चांस वही होते हैं, बाकी इस पर सवाल ही नहीं बनते हैं। इस पे सवाल जो मोस्ट कॉमनली बनेगा वो ये होगा, एक ही एटम को अगर अलग अलग परमाणविक त्रिज्या नापी जाए एक ही एटम की, तो सबसे बड़ी त्रिज्या का मापन किस में होगा? हाँ, वंडरवॉल। और सबसे छोटा? हाँ, कोवलेंट। कोवलेंट अंदर धसा हुआ होता है तो साइज छोटा हो गया, वंडरवॉल दूर दूर होता है तो साइज सबसे बड़ा हो गया। बस ये दो ही सवाल है जो मुझको लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। अब आता है कि साइज का टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, वो अपने को देखना है अलग अलग ब्लॉक्स में। क्या हम एटॉमिक साइज का ब्लॉक्स में परिवर्तन दिखें, उसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में चेंजेस कैसे कैसे करते हैं। तो इस स्लाइड के पहले एक लाइन या एक पैराग्राफ हमको ऐड करना पड़ेगा। और वो पैराग्राफ या लाइन क्या है वो देखो। सबसे पहले मुझको बताओ कि हम जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो बताओ ऊपर से नीचे आते से नए कोश बढ़ेंगे या कम होंगे? तो नए कोश जो है वो बढ़ेंगे, इसका मतलब एन बढ़ेगा। एन बढ़ने से साइज क्या होगा? बढ़ेगा। राइट। हम जानते हैं कि हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमने सीखा था 2 दिन पहले, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। कौन बढ़ता है? जेड या जेड इफेक्टिव? दोनों। अरे जेड भी तो बढ़ता है, सिग्मा भी बढ़ता है, और ज्यादा कौन बढ़ता है? जेड। इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर लेफ्ट राइट जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है आकार का संकुचन या आकार का विस्तार? आकार का संकुचन। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आर हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। अरे सही ना बेटा। तो पूरी आवर्त सारणी में ये चलाना है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ाना है, लेफ्ट राइट को कम करना है। ये तो आपको पहला पॉइंट ऐड कर देना है। जैसे ही आपको साइज के बारे में बताना है, ये कौन से ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी या एफ ब्लॉक? सबके कॉमन बात है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट जैसे आपने लिखा कि हमें साइज के बारे में ब्लॉक्स में साइज को पढ़ना है ना, ब्लॉक्स में एटॉमिक साइज का परिवर्तन पढ़ना है। सबसे पहले आपको कोशिश करना है ये वाला डायग्राम समझाएं कि आप जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो साइज घटेगा, टॉप टू बॉटम चलोगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर इसमें अपवाद आएंगे तो मैं अपवाद को भी समझा सकता हूं, लेकिन पहले अपवाद बाद में। पहले नॉर्मल तो मालूम होना चाहिए ना, हमें नॉर्मली मालूम नहीं हो अपवाद कहां से समझोगे फिर? तो नॉर्मल क्लियर होना चाहिए अपने को कि लेफ्ट राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस कारण से आकार घटता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कोश बढ़ेगा, बढ़ने से आकार में वृद्धि होगी। अरे सही है बेटा। तो पहले तो ये लिख लीजिएगा, उसके बाद में हम एस ब्लॉक पे आते हैं। हाँ जी लिखिए बेटा ये। चलिए इसके बाद में आते हैं आप एस ब्लॉक में। सबसे पहले बताओ मुझको, एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? लेफ्ट राइट में साइज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। उसको बंद कर देना, एसी को। हाँ, अरे कोई बात नहीं, अभी एसी बंद करने दो, 10 मिनट बाद में चालू कर देंगे। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा और लेफ्ट राइट साइज घटेगा, क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? और इसमें एस ब्लॉक में सबसे बढ़िया बात है कोई अपवाद ही नहीं है। अपवाद किस मामले में नहीं है? जवाब है साइज के मामले में। कुछ लोग मेरी बात को जो अपने आप भी कुछ समझ लेते हैं कि सर समझ गया एस ब्लॉक में कभी कोई अपवाद ही नहीं आएगा। नहीं, एस ब्लॉक में बहुत अपवाद आएंगे। किस मामले में नहीं है? साइज के मामले में बिल्कुल अपवाद से फ्री है। ऊपर से नीचे आना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। लेफ्ट राइट घटना चाहिए, घटेगा। राइट। कभी भी कोई क्रम आ जाए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एस ब्लॉक में बस एक ही लाइन ध्यान रखनी है, सर ने बोला है कि साइज में कोई अपवाद नहीं है, इस वाली बात में लिख लीजिएगा कोई अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शंस। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है।
बताओ एस ब्लॉक में कॉमन बात बताओ, सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट धातु या अधातु हैं? उसको बंद कर दो। धातु अधातु सब धातु हैं। और धातु की खास बात बताओ क्या होती है? धातु की खास बात होती है इनका साइज अनलिमिटेडली बड़ा होता है, बहुत साइज बड़ा है इनका, है ना। आप मानोगे नहीं, लिथियम, ये लिथियम जिसको आप सोचते हो छोटा साइज है, ये छोटा साइज तब तक है जब तक आप इनकी कंपैरिजन में कर रहे हो, अदरवाइज ये अपने आप में देखें बहुत बड़ा साइज का है। तो धातु बड़े आकार के होते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ऐसा क्यों होता है। क्या आपने सुना है धातु जो है चालक होते हैं? अब चालक का मतलब क्या कि धातु के बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है उनको आराम से निकाला जा सकता है, तभी तो चालकता देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन इजीली गमन करेंगे, चलेंगे, तभी तो चालकता आएगी। तो बताओ बाहर का इलेक्ट्रॉन दूर होना चाहिए नाभिक के या निकट होना चाहिए? जल्दी बोलो। दूर होना चाहिए, मतलब साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? धात्विक आकार बहुत बड़े होते हैं। और ये कारण है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑल मेटल्स, ये सब के सब धातु हैं। एस ब्लॉक की खास बात है सभी धातु हैं, सभी एस ब्लॉक के तत्व धातु हैं। और प्रत्येक धातु की धात्विक आकार बहुत बड़ा है या छोटा है? बहुत बड़ा है, वेरी बिग साइज, यानी कि प्रत्येक धातु का आकार बहुत बड़ा है। हाँ, आपस में कंपेयर करने पे बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको निरपेक्ष मान से देखूं, है ना, निरपेक्ष मान देखूं तो इनकी बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। लिथियम की वैल्यू आयोडीन से बड़ी देखी गई है। और ये मेरी सोच नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी का डेटा है। एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो लिथियम का साइज आयोडीन से बड़ा दे रखा है, शायद इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ होता है। ये लिथियम है, वो तो लिथियम के बाद कौन आएगा? लेफ्ट राइट, जल्दी जल्दी। बेरिलियम के बाद, बोरॉन के बाद, कार्बन के बाद, नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। अब ये लिथियम है, ये लिथियम है और ये फ्लोरीन है। बताओ आकार में वृद्धि हुई या कमी हो गई? क्या लेफ्ट राइट कमी होनी चाहिए थी? लेकिन कमी कितनी गजब की हो गई, क्योंकि वो धातु है और ये अधातु है। बताओ धातु से अधातु की तरफ जाएंगे तो आकार में परिवर्तन छोटा सा आएगा या बहुत बड़ा आएगा? इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। बताओ ये F है, इसके नीचे कौन होगा? Cl के नीचे Br और उसके नीचे आयोडीन। F का आकार छोटा है तो क्लोरीन का थोड़ा बड़ा होगा, Br का थोड़ा बड़ा और आयोडीन का थोड़ा बड़ा। अब ये आयोडीन है, वो लिथियम है, अभी भी कौन बड़ा है? इसका मतलब लिथियम और आयोडीन के आकार में लिथियम का बड़ा होना ऑब्वियस है या नहीं है बेटा? है, क्योंकि लिथियम एक धात्विक आकार वाला पदार्थ है जबकि ये अधातु है। हाँ, परेशान आपको ये बात जरूर करेगी कि सर इसकी आवर्त संख्या तो इसका ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, पांचवें आकार वाला दूसरे आकार वाले से बड़ा कैसे हो सकता है? पांचवें आवर्त वाला तो बड़ा होगा, ये तो छोटा कैसे हो सकता है? तो जवाब है कि पांचवें आवर्त वाला अगर अधातु है तो फिर सेकंड आवर्त के धातु से छोटा होना ऑब्वियस हो सकता है। और ऐसा ही ना बेटा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लिथियम और आयोडीन का याद करना है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपको ये मान के चलना है आज के बाद कि सर ने बताया है कि जो सारे एस ब्लॉक मेटल्स हैं वो धातु हैं या अधातु हैं? धातु होने के कारण इनका धात्विक आकार बहुत बड़ा होता है या कम होता है? बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर लिथियम का आकार आयोडीन से भी बड़ा होता है और अच्छा खासा बड़ा। ऐसा नहीं कि आसपास में बोल रहा हूँ 136 उसका 134 उसका है और मैं एग्जाम्पल लिख के लिया है, वैसा नहीं है, आसपास भी नहीं है, इतना ज्यादा अंतर है। एनसीईआरटी में देखना ग्राफ दे रखा, उसमें वैल्यूज भी दे रखी हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि फिर क्या ये एस ब्लॉक में कोई भी अपवाद नहीं है? तो जवाब है एस ब्लॉक में अपवाद है, परंतु गुण चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं गुण लेता हूं एटॉमिक साइज तो कोई भी अपवाद नहीं है। एटॉमिक साइज में ऊपर से नीचे साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ता है, लेफ्ट राइट घटना चाहिए, घटता है। अगर आप बोलोगे कि सर अगर मेरे को कंपेयर करना हो सोडियम और कैल्शियम को तो कैसे करें, कौन छोटा कौन बड़ा, तो इसका जवाब है हमें नहीं आता। ठीक है ना, हमें ऐसे कंपेयर करना नहीं आता। बताओ सोडियम और पोटेशियम में क्या कॉमन है, ग्रुप या पीरियड? ये दोनों सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं या कुछ भी सेम नहीं है? अरे बोलो, जब कुछ भी सेम नहीं होता तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है कंपेयर करने का, सिवाय रटा हुआ होने के या ट्रिक बनाने के। राइट, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि ग्रुप भी चेंज कर दिया, पीरियड भी चेंज कर दिया, बोलेंगे बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा या आईपी का ऑर्डर क्या होगा। ऐसे सवाल नहीं सोचने हैं। बहुत पहले, आज के कम से कम 17 से 18 साल पहले एक PYQ है जो राजस्थान PMT में बना था, अलग से जब स्टेट PMT होते थे तब बना था। उसमें पोटेशियम स्ट्रॉन्शियम का पूछ लिया था, उसके बाद से कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना उसके पहले से कभी आया। वो एक बार ही पूछा हुआ सवाल है, उस कारण से हम लोग घबराए हुए रहते हैं और फालतू की ट्रिक बनाते रहते हैं।
मैंने भी ट्रिक तो बना दी है, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना है। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि बाई द वे कभी क्रिस क्रॉस पूछ लिया, मतलब इनको ग्रुप ऑफ पीरियड चेंज करके पूछ लिया, तो ये वाली ट्रिक बना लेंगे। अगर आप बोलोगे सर इस ट्रिक का मतलब क्या है, कैसे देखा जाना चाहिए इस ट्रिक को, बताओ। मैंने इस ट्रिक को मैंने कुछ सिंबल बनाए। ये तो मैंने अंग्रेजी का लेटर लिखा है ई, और यहाँ लिखा है एन। पहले क्या लिखा है? ई। ई कहाँ से स्टार्ट किया? बेरिलियम से। बेरिलियम से पहले कहाँ गया? लिथियम से, मैग्नीशियम से, सोडियम से, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब जैसे जैसे इसको एक धागा समझो, इस पीले रंग के जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसको धागा समझो। यूं समझो धागा जहां जहां जा रहा है वहां वहां पे साइज बड़ा हो रहा है। धागा स्टार्ट किससे हुआ? इसका मतलब ये सबसे छोटा आकार का ये है। बताओ बेरिलियम से बड़ा कौन? उससे बड़ा? उससे बड़ा? फिर क्या ऐसे ऐसे करने पर आपको स्ट्रोंशियम और पोटेशियम का आंसर आ जाएगा? तो जो PYQ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताओ कि पोटेशियम बड़ा या स्ट्रोंशियम बड़ा? हाँ, सब लोग पोटेशियम बोल रहे हो क्या? पोटेशियम एकदम सही जवाब है, क्योंकि पोटेशियम बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है? जो बाद में है मतलब वो बड़ा है। जो सबसे बाद में कौन आ रहा है? तो सीजियम सबसे बड़ा है। अरे क्लियर है बेटा? तो कभी भी अपने को क्रिस क्रॉस कंपेयर करना हो, मतलब ग्रुप भी चेंज कर दें, पीरियड भी चेंज कर दें, तो ये ट्रिक से फॉलो करना है। ऐसे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसका उपयोग फिर भी एक बहुत जबरदस्त उपयोग है वो बताता हूँ। क्या आप जानते हैं घनत्व? घनत्व के बारे में सुना है कभी? घनत्व का फॉर्मूला मास अपॉन, ऊपर से नीचे आते हैं तो बताओ क्या होता है? मास बढ़ता है या वॉल्यूम? अरे चलो वॉल्यूम छोड़ो, मास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? मास छोड़ो, वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दोनों बढ़ते हैं ना बेटा। तो आंसर दोनों, हमको एक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं सोच पाएंगे, ठीक है ना? तो जब मास सोचो तो वॉल्यूम को स्थिर रखो या वॉल्यूम के बारे में मत सोचो। हम सोचते हैं सब के सब एक साथ दिमाग में सोचेंगे, मास भी सोचेंगे, वॉल्यूम भी सोचेंगे, नहीं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मास बढ़ेगा या वॉल्यूम, या दोनों? दोनों। डेंसिटी का क्या होगा फॉर्मूला? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो बताओ डेंसिटी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी? या फिर डिपेंड करेगा ज्यादा कौन बढ़ रहा है। अगर मान लो मैंने कह दिया बेटा ऊपर से नीचे आते हैं मास ज्यादा बढ़ता है, तो डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? पूरी आवर्त सारणी में ये ध्यान रखना। आगे क्या याद रखोगे कि सर ने बताया ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान की वृद्धि ज्यादा होती है किसकी वृद्धि की तुलना में? यानी आपको ऐसे लिखना है D बराबर m/v। m को बढ़ाओ लेकिन तीरे ज्यादा बनाओ, वॉल्यूम को बढ़ाओ लेकिन कम बनाओ। इसका मतलब कौन बढ़ रहा है, मास या वॉल्यूम? दोनों। दोनों दोनों बढ़ रहे हैं ना। ज्यादा कौन बढ़ रहा है? मास। इसका मतलब ऊपर से नीचे का घनत्व बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अरे क्लियर है बेटा? और ये पूरी आवर्त सारणी का नियम है, एक जगह का नहीं है, पूरी आवर्त सारणी में पूरा P ब्लॉक अपने को पढ़ना है, D and F पढ़ना है, ठीक है ना? सबके अंदर लगा देना, कहीं गलत नहीं होगा ये। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में घनत्व बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। परंतु जो अपवाद की बात है वो है यहाँ पे सोडियम से पोटेशियम में। बताओ सोडियम से पोटेशियम में आए तो आकार में वृद्धि हुई या नहीं हुई? थोड़ी या ज्यादा? कैसे ज्यादा कैसे बोल रहे हो? ज्यादा क्यों? देखो देखो मैं बताता हूँ, सोडियम से पोटेशियम के बीच में कितने तत्व आ रहे हैं? सोडियम के बाद में ये बड़ा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो सोडियम पोटेशियम के बीच में कितने एटम आ गए? 3। यानी सोडियम और पोटेशियम के बीच में आकार का अंतर थोड़ा है या ज्यादा है? इसका मतलब पोटेशियम का साइज सोडियम से थोड़ा बड़ा या बहुत ज्यादा बड़ा? बहुत ज्यादा बड़ा होने से इसका घनत्व थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। बताओ नॉर्मली होता क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मास ज्यादा बढ़ता है या वॉल्यूम? आपको ध्यान रखना है सोडियम से पोटेशियम में आते हैं तो क्या ज्यादा बढ़ जाता है? वॉल्यूम। आकार ज्यादा बढ़ जाता है, प्रैक्टिकली देखा गया है। तो मुझको बताओ कि यहाँ पर जो मैंने D पॉइंट लिखा है, क्या वो आप समझ चुके हो? सोडियम और पोटेशियम में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या ज्यादा बढ़ जाता है? यहाँ D पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। D पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए m/v में m को मैं बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। बताओ सोडियम से पोटेशियम में आने पर कौन ज्यादा वृद्धि किया, द्रव्यमान या आयतन? आयतन में वृद्धि ज्यादा है या कम है? ज्यादा होने से क्या हुआ, घनत्व बढ़ गया या कम हो गया? जो कि अपवाद है या सामान्य है? अपवाद है, क्योंकि सामान्य तो ये होता है ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है। अरे क्लियर है ना बेटा? एस ब्लॉक में अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है तो वो डेंसिटी का है।
ना तो साइज का है ना आईपी का है, इतनी प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन एस ब्लॉक में अपवाद कम से कम है। लेकिन घनत्व के मामले में एस ब्लॉक में अपवाद है, और अपवाद किस किस तत्व में है वो ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम से पोटेशियम में जाना ऊपर से नीचे का मूवमेंट है, जिसमें साधारणतः आवर्त सारणी के नियम के अनुसार ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व सामान्यतः बढ़ता है, परंतु यहाँ पर घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि सोडियम से पोटेशियम में आने पर आकार में परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है। क्या क्लियर है ना बेटा? ये हमारे मेन पॉइंट है एस ब्लॉक से संबंधित, ठीक है ना? लिख लीजिएगा इसको, ये वाला बना लीजिएगा। इससे संबंधित जो पहले का सवाल है वो लिख लीजिएगा। पोटेशियम स्ट्रॉन्शियम में पोटेशियम बड़ा है, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। बताओ पी ब्लॉक में हमने नियम बनाया है, ऊपर से नीचे सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? आकार में कमी आएगी और वृद्धि होगी। जल्दी बोलो बेटा। ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में वृद्धि होगी। इसमें अपवाद कौन से ग्रुप में देखा गया? 13। बता 13 ग्रुप का अपवाद मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास में, वापस एक बार करने का मौका मिल रहा है, देख लो बेटा। बताओ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सबके क्रमांक आपको याद है बेटा? मैंने कहा था ग्रुप 13 का विन्यास अगर आपको याद है तो पूरे पी ब्लॉक का याद हो जाएगा। ग्रुप 13 का विन्यास बार बार करते रहो। इसमें दो इंपॉर्टेंट मैंने तारे बनाता हूँ, एक तो गैलियम और एक थेलियम। वो तो गैलियम पे तारे का मतलब क्या? इसमें डी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? डी। और थेलियम पे तारे का मतलब एफ। अरे याद है बेटा? इसका मतलब गैलियम के विन्यास में डी आएगा या नहीं आएगा बेटा? डी के बारे में आप क्या जानते हो? इनका दुर्बल परिरक्षण होता है या प्रबल? मैंने आपको हमेशा सिखाया दुर्बल परिरक्षण से आकार का संकोचन होगा या विस्तार? आकार का संकोचन होने से गैलियम संकुचित होकर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? अब छोटा हो जाएगा तो गैलियम और एल्यूमिनियम में देखा गया कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन गैलियम छोटा है। होना कौन छोटा चाहिए था? एल्यूमिनियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो कोश में वृद्धि होती है उससे आकार बढ़ता है या कम होता है? ऊपर से नीचे आने पर आकार
बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कम हो रहा है, तो बेटा ये अपवाद हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो एल्यूमिनियम और गैलियम सबसे इंपॉर्टेंट अपवाद है पी ब्लॉक का। अच्छी बात है, पी ब्लॉक में दूसरे अपवाद कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हमें समझाने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको पहले बात तो ये ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक में पढ़ने का तरीका ये होता है, पहला अपवाद कहाँ कहाँ देखे गए इसका नोटिफिकेशन अपने पास होना चाहिए। अपने आप मुझको भी पता नहीं चलता है कि अपवाद कौन कौन से हैं। मैंने भी किताब में पढ़ के सीखा है कि भैया अगर एल्यूमिनियम और गैलियम में अपवाद दे रखा है तो हमको ये नहीं सोचना है कि बाकियों में भी अपवाद है। एल्यूमिनियम गैलियम बाकियों में संकुचन है, परंतु अपवाद इसके अंदर है, क्योंकि हो सकता है संकुचन की मात्रा यहाँ इतनी ज्यादा है कि अपवाद हो गया। अब कुछ लोग सोचते हैं सर संकुचन दूसरों में नहीं होगा, कि संकुचन हर जगह होगा, जहां जहां भी D10 है हर किसी में संकुचन होगा, लेकिन संकुचन की मात्रा परिवर्तनशील होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा संकुचन गैलियम में आया हो, इस कारण से अपवाद मात्र गैलियम ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक का इकलौता अपवाद कौन से ग्रुप में है? 13 में भी कौन है? गैलियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम में अपवाद किस में? एल्यूमिनियम में या गैलियम में या दोनों में? हाँ, सिर्फ गैलियम में। गैलियम में संकुचन हुआ, एल्यूमिनियम में कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम का जितना आकार होना चाहिए था उतना है, आकार कम किसका है? गैलियम का। एल्यूमिनियम में कोई समस्या नहीं है। अरे बोलो, हो गया क्लियर? चलिए जी, अब ये होने के बाद में पी ब्लॉक होने के बाद में फिर आता है डी ब्लॉक। सबसे खतरनाक डी ब्लॉक ही है बेटा। डी ब्लॉक के अंदर जब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक, जब आप डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि डी ब्लॉक का साइज मैं यहीं पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। यहाँ पर अपन ऐसे नहीं कर रहे हैं साइज की परिभाषा लिख रहे हैं, बाकी साइज का अपन अलग अलग ब्लॉक्स में देखते रहेंगे, वो नहीं। हम साइज जब कर रहे हैं तो यहाँ पे साइज ऐसा करेंगे कि पूरी आवर्त सारणी में साइज किसी भी एलिमेंट का पूछ ले हमारे को आना चाहिए, ठीक है ना। डी ब्लॉक जब वापस करेंगे तो साइज करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसको साइज को यहीं पर ही फिनिश करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास डी ब्लॉक। बताओ डी ब्लॉक में जनरली क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे अपन ने डी ब्लॉक में ये भरते हैं 3D सीरीज। बताओ 3D सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, विन्यास क्या होता है? कौन सी अकरी गैस गई? 21 से 30 होता है इसका विन्यास। बताओ 21 से 30 का क्रमांक में कौन सी अकरी गैस गई? हाँ, आर्गन। बताओ आर्गन के अलावा भरेगा क्या 3D या 4S? जल्दी जल्दी बोलो यार। अरे डी ब्लॉक है 3D भरेगा ना यार। क्या भरेगा? 3D भरेगा। तो ये 1 से 10 होगा या पूरा 10? 1 से 10 एकदम सही बोला। और 4S कहां से कहां तक होगा? 1 से 2। अरे सही है बेटा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा? S में या D में? D में। बताओ D में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। बोलो भाई, D में लगातार जब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे 21 से लेके 30 तक चलेंगे, पहले D1 होगा, फिर D2 होगा, D3 होगा। D में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ेंगे या कम होंगे? D का परिरक्षण प्रभाव, जल्दी जल्दी जल्दी। दुर्बल होने के कारण आकार में संकुचन आएगा या नहीं आएगा? संकुचन आने के कारण क्या होगा? बताओ लेफ्ट राइट में आकार संकुचित होते होते बहुत छोटा हो जाएगा। 21 का छोटा होगा या 30 का? हाँ, 30 का। अरे सही है बेटा। तो 21 से लेके 30 तक आकार में संकुचन, क्या यह बात क्लियर हो रही है आपको बेटा? ये संकुचन बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम आएगा? छोड़ो। एस और पी ब्लॉक में जब अपन लेफ्ट राइट चलते हैं तो क्या होता है? संकुचन आता है या नहीं आता है? पी ब्लॉक में लेफ्ट राइट चलते हैं तब आकार कम होता है या नहीं होता है? होता है। डी ब्लॉक में भी आकार कम होगा, लेकिन खास बात सुनना, डी ब्लॉक में इसका रीजन भले आपको मालूम नहीं हो, लेकिन ओवरऑल ध्यान रखना कि मैंने क्या बताया था। मैंने बोल रहा हूं डी ब्लॉक में भी संकुचन आएगा, पी ब्लॉक में भी संकुचन आया था, एस ब्लॉक में भी संकुचन आया था, सब में संकुचन आएगा। कहां से कहां की तरफ बात कर रहे हैं? लेफ्ट राइट एस पी डी सब में संकुचन आता है, लेकिन इस संकुचन की मात्रा डी में बहुत कम होती है। संकुचन की मात्रा डी में बहुत कम होती है। अगर आप बोलोगे सर डी में कम क्यों होती है? डी में तो आपने कहा था दुर्बल परिरक्षण है, दुर्बल परिरक्षण के कारण संकुचन तो ज्यादा आना चाहिए। इसका भी एक राज है। बताओ मुझको कि ये बताओ ये क्या चीज है? ये जो 3 है और ये जो डी है, ये डी का क्या पढ़ा था अपन ने? एस पी डी और एफ में। बताओ किसका प्रबल परिरक्षण था? और उसके बाद पी, डी का परिरक्षण कम था या ज्यादा था? तो डी को मैं लिख रहा हूं दुर्बल परिरक्षण। ये लिख दिया दुर्बल परिरक्षण। बताओ दुर्बल परिरक्षण का रिजल्ट क्या होगा? दुर्बल परिरक्षण जब भी होता है,
अब अगर इसके आगे याद नहीं है तो दिक्कत होगी बेटा। मैं हमेशा से बताता आया हूं, दुर्बल परिरक्षण का मतलब आगे जाके क्या होने वाला है, संकुचन या विस्तार। ये बात मालूम है ना बेटा? दुर्बल परिरक्षण से क्या होगा, संकुचन। अब यहाँ पे दुर्बल परिरक्षण तो संकुचन आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बोलो। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें दुर्बल परिरक्षण है या प्रबल, अरे बोलो। आंसर है दोनों। दुर्बल परिरक्षण तो हुआ डी का। अब आप सोचो, ये है एन, ये भारतम कोश क्या होती है, एन, और ये कौन सी कोश है, n-1। बताओ मैंने क्या कहा था, n और n-1 में किसका परिरक्षण अच्छा होता है, अरे बोलो, अंदर वाले कोश का परिरक्षण अच्छा होता है ना बेटा। तो n-1 का जो है वो है अच्छा परिरक्षण, यानी कि इसका अच्छा परिरक्षण है। यानी कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे परिरक्षण है। अब बताओ 3D का परिरक्षण कैसा हुआ, अच्छा भी है और दुर्बल भी है। यानी अच्छा भी है, बेकार भी है। अच्छा बेकार मिक्स होके ज्यादा बेकार हो गया या कम बेकार, क्योंकि बेकार प्लस बेकार बराबर ज्यादा बेकार, बेकार प्लस अच्छा बराबर कम बेकार। तो इसका मतलब इसमें शील्डिंग यानी कि जो परिरक्षण है वो दुर्बल, अति दुर्बल है या कम दुर्बल है, कम दुर्बल है। तो इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है बेटा वो है कम दुर्बल, कम दुर्बल परिरक्षण। अब सोच के बताओ बेटा, अगर कम दुर्बल परिरक्षण है तो इसका मतलब क्या हैगा, दुर्बल परिरक्षण, कम को हटा दो, दुर्बल परिरक्षण जब होता है तो उसे संकुचन आता है। अब कम लगा दो, कम दुर्बल परिरक्षण से आगे बोलो क्या संकुचन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब डी ब्लॉक में संकुचन ज्यादा आएगा या कम आएगा, इसका मतलब डी ब्लॉक में यहां से यहां पे चलेंगे, आकार में परिवर्तन तो होगा लेकिन कम कम होगा, ज्यादा ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा परिवर्तन होता है एस और पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में परिवर्तन कम कम होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो शील्डिंग है वो पुअर भी है और अच्छी भी है। पुअर क्यों है, दुर्बल क्यों है, क्योंकि डी है, और अच्छी क्यों है, n-1 है, दोनों का तड़का लग गया। अरे बात सही है ना बेटा, भाई बेकार शील्डिंग में अच्छी शील्डिंग का तड़का लग गया, तो बेकार थी वो ज्यादा बेकार हो गई या कम बेकार हो गई, कम बेकार, मतलब कम दुर्बल परिरक्षण। और कम दुर्बल परिरक्षण का मतलब क्या हुआ, आकार में संकुचन कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कम संकुचन। तो आगे से क्या ध्यान रखना बेटा, डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेन ब्लॉक होते हैं एस और पी। मेन ब्लॉक कौन से होते हैं, एस और पी। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स या मेन ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक में आया संकुचन की मात्रा कम होती है या ज्यादा होती है, कम होती है। इसका मतलब आकार में परिवर्तन तो आता है लेकिन धीरे धीरे आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, आकार में परिवर्तन तीव्र नहीं होता, धीमे धीमे होता है, ठीक है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में बार बार आज डी ब्लॉक घर पे जाके देखना और डी ब्लॉक का साइज पढ़ना एनसीईआरटी से, आपको पता लग जाएगा अपन कितनी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कि डी ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाने पर आकार में परिवर्तन आता है, परंतु ये परिवर्तन एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा धीमा होता है, ठीक है ना। इसको वर्ड्स में भी लिख दो बेटा, आप लिखो डी ब्लॉक में, वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, अब इसको लिख दो। डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में परिवर्तन एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा बहुत कम होता है। आगे लिखना, इसका कारण यह है कि नया इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है, नया इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है, जिसका परिरक्षण कम दुर्बल होने के कारण आकार में संकुचन भी कम हो जाता है, हो गया बेटा। वो तो डी ब्लॉक में अब क्या ध्यान रखोगे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज कहीं भी चलेंगे, लेफ्ट राइट जाओगे तो साइज तेज बदलेगा या धीरे धीरे बदलेगा, जल्दी बोलो बेटा, धीरे धीरे बदलेगा। एनसीईआरटी में बार बार ये लाइन लिखी हुई है, आकार में परिवर्तन धीमे धीमे परिवर्तित होता है, किसकी अपेक्षा,
एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा। वहां पर तीव्रता से परिवर्तन आता है, यहाँ धीमा परिवर्तन होता है। परिवर्तन दोनों में होता है, यहाँ धीमा है वहां तीव्र है। यहाँ धीमा क्यों है अब तो बताओ यार। यहाँ धीमा परिवर्तन इसलिए क्योंकि परिरक्षण दुर्बल है, कम दुर्बल है, अति दुर्बल है, क्या बोलोगे? कम दुर्बल। कम दुर्बल से संकुचन की मात्रा कम, संकुचन की मात्रा कम हुई तो आकार धीरे धीरे चेंज होगा। अरे सही है ना बेटा? ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम? अब आता है टॉप टू बॉटम, वो और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो तो और जबरदस्त है। और वो आते ही तो आपको खूब सारी बातें अपने आप आने को आ जाएंगी। वो क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम देखो, मुझको बताओ कि 3D सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है? हाँ, स्कैंडियम। क्रमांक बोलो। टाइटेनियम का, वेनेडियम का, भाई इतना काफी है। 4D का पहला तत्व, हाँ, इट्रियम। क्या नाम है? इट्रियम। क्रमांक 39 है कि नहीं बेटा? फिर जिरकोनियम, जिरकोनियम का क्रमांक 40, ठीक है ना? नायोबियम 41, काफी है। बताओ नेक्स्ट 5D पे आ जाओ। 5D का पहला, हाँ, लैंथनम क्रमांक 57। इसके बाद हाफनियम क्रमांक 72। उसके बाद टेंटेलम 73। अरे सही है ना बेटा? बोलो, इतना मालूम है? अब बताओ टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, यहां से यहां पे चल रहे हैं। बताओ कोश में वृद्धि हुई क्या? ऊपर से नीचे जाने पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोश में वृद्धि होगी तो आकार बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। यहां से यहां पर गए तो सोच के बताओ कि 40 से 72 पे आ गए, 40 से 72 पर आ गए, इतना बड़ा चेंज क्यों हुआ? बताओ 72 के पहले सभी लेंथेनाइट भर दिए गए हैं क्या? हाफनियम का विन्यास बता सकते हो आप लोग? सोच के बताओ बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है। तो क्या होता है, जैसे मैं हाफनियम का विन्यास पूछता हूँ ना, लोग हाफ जाते हैं बोलते हैं इतना बड़ा एटॉमिक नंबर कहां से लिखेंगे? क्या है? जीनोन के बाद 4 5 6, 4F 5D और 6 का S। सही है ना बेटा? F भरा हुआ या खाली है? कितने हैं? 14। ये तो 54 हो गया। और ये D ब्लॉक का पहला और दूसरा एलिमेंट है, तो सेकंड है, तो D कितना होगा? 2 होगा। 54 और 14, 68 और 2, 70 और कितना? 2 कर दें तो 72 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अब बताओ इसके विन्यास को देखते हुए बताओ कि इसमें F में 14 इलेक्ट्रॉन है। बताओ F के बारे में क्या जानते हो? दुर्बल परिरक्षण या प्रबल? दुर्बल परिरक्षण। तो आकार में संकुचन आएगा कि नहीं आएगा? अगर आकार में संकुचन होगा तो हैफनियम का आकार बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा? इतना छोटा होता है कि ये छोटा होके इसके लगभग बराबर हो जाता है, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। बताओ इसके आकार के छोटे होने को कौन से संकुचन से समझा जा सकता है? इसका मतलब लेंथेनाइट संकुचन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है। इसका साइज लगभग इसके बराबर हो जाएगा, इसका साइज इसके बराबर हो जाएगा, अगले में भी चलता रहेगा। बताओ ये कौन सा D है? 4D। नीचे वाला कौन सा D है? 5D। बताओ 4D और 5D के आकार लगभग बराबर होने का कारण लेंथेनाइट संकुचन। अरे सही है ना बेटा? लेंथेनाइट संकुचन किस कारण से होता है? 4F की दुर्बल परिरक्षण या 3D के दुर्बल परिरक्षण? 4F की दुर्बल परिरक्षण। क्या ये बात याद रहेगी बेटा? बस ये है लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव। तो आगे से क्या ध्यान रखोगे? जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग बराबर क्यों हुआ? लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव हो गया। बताओ लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव किस में लग रहा है? जिरकोनियम में या हाफनियम में? हाफनियम। हाफनियम छोटा हो गया या जिरकोनियम? हाफनियम के विन्यास में F आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव अति दुर्बल है। और जब भी दुर्बल परिरक्षण होता है तो संकुचन हो जाता है। इसका मतलब हाफनियम के आकार में संकुचन क्यों है? क्योंकि उसमें F इलेक्ट्रॉन है, जिनका परिरक्षण प्रभाव कैसा है? प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। अरे मालूम है ना बेटा? तो इसका मतलब युवा जिरकोनियम और हाफनियम का साइज में बराबरी होना क्लियर हो गया बेटा? अगर आप मुझको बताओगे कि 3D 4D और 5D के बारे में एक साथ अगर अपन देखें, बताओ अब हमें कैसा वेरिएशन आता है? अब हमें ग्रुप में आता है या पीरियड में आता है या दोनों में आता है? अरे दोनों में सिखा दिया ना। बताओ मैंने अभी लेफ्ट राइट क्या सिखाया था आपको? लेफ्ट राइट जाते हैं तो D ब्लॉक में परिवर्तन आता है या नहीं आता है? धीरे धीरे या तेज तेज? धीरे धीरे। ऊपर से नीचे आएंगे
तो कौन से डी, 4D और 5D में कौन कौन, मतलब 3D 4D 5D में किन दोनों का आकार बराबर है? 4D और 5D के आकार बराबर होने का कारण इतना आ गया बेटा। तो आपको सब कुछ आ चुका है, आपको 3D आ चुका है, 4D आ चुका है, 5D आ चुका है, लेफ्ट टू राइट आ चुका है, टॉप टू बॉटम आ चुका है, डी ब्लॉक के अपने परमाणविक आकार पूरा कर लिया है। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं, तो और इतना पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक में जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, पहला देखते हैं स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हमको एक एक एलिमेंट का अगर पूछेंगे तो बताओ लेफ्ट राइट जाने पे सामान्यतः आकार घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, राइट। लेकिन क्या होगा बेटा, जैसे ही हाफ वे क्रॉस होगा, जैसे ही मैं मैंगनीज क्रॉस करूंगा, वैसे ही डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे या डी कम हो जाएंगे? बड़े बड़े डी इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करेंगे या अट्रैक्शन? जल्दी बोलो यार। प्रतिकर्षण से आकार बढ़ने का चांस होगा या घटने का? हाँ, बढ़ने का। इसका मतलब लेफ्ट राइट में डी इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होने पर, जब तक हम आधे में नहीं जाएंगे तब तक तो डी में युग्मित हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आधे के बाद में जब युग्मन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हो सकता है, जिससे डी में आकार बढ़ भी सकता है। अगर आप बोलोगे सर हमें कैसे याद रखना है कहां पे क्या होगा, तो सुनिएगा आप ध्यान से जो बात मैं बोल रहा हूं। यहां से यहां तक स्कैंडियम से क्रोमियम तो एकदम नॉर्मल रखना है। नॉर्मल का मतलब साइज कम रखना है या ज्यादा? साइज कम करना है। लेफ्ट राइट जाओगे तो साइज क्या होना चाहिए? कम। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों जो हैं वो लगभग बराबर आकार के होते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज तीनों का लगभग क्या होता है? बराबर। और कॉपर और जिंक, इनमें D10 होता है। बताओ इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10। D10 में रिपल्शंस ज्यादा होने के कारण लास्ट में साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। लास्ट में साइज बढ़ जाएगा। अगर आप बोलोगे कि सर इतना उटपटांग कैसे हो रहा है, तो ये नॉर्मल ही है, उटपटांग नहीं है। 2-3 बार कर लोगे तो नॉर्मल लगेगा आपको। अरे सही ना बेटा। तो डी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट राइट में क्या होता है, कौन सा मौसम देखा गया है? साइज कम होने का, बराबर होने का या बढ़ने का? तीनों। तो डी ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाने पे तीनों मौसम होते हैं। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा कौन सा मौसम चलता है? साइज घटने का। इसका मतलब ओवरऑल साइज घटेगा या साइज बढ़ेगा? ओवरऑल साइज घटेगा। कम घटेगा या ज्यादा घटेगा? कम घटेगा। वो तो मैं शुरू से बोलता ही आया हूं कि डी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट राइट जाओगे तो आकार में परिवर्तन धीमे धीमे आता है, लेकिन आता तो है ना बेटा, ये ध्यान रखना है। अगर आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, यहां पर होगा एटॉमिक साइज, यहां पर होगा एटॉमिक साइज, यहां पर होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट बताओ साइज पहले कम हो रहा है या पहले बढ़ रहा है? सोच के बताओ। हाँ, पहले कम हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर मैंगनीज के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। मैंगनीज जो है, मैंगनीज के अंदर अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसका आकार जो है वो अचानक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसकी पैकिंग एकदम अलग है। जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसकी पैकिंग के बारे में। अभी तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी असामान्य, एबनॉर्मल पैकिंग के चलते इसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार इतना बड़ा हो जाता है कि लास्ट में जिंक का आकार भी बड़ा है ना बेटा। अरे बोलो। तो ये आकार जो है जिंक के बराबर आ जाता है। बताओ इसका मतलब मैंगनीज के गुण किससे मिलते जुलते होंगे? जिंक से। तो इसलिए मैंगनीज और जिंक की डी ब्लॉक में जोड़ी है, इस जोड़ी का नाम है मंजन। क्या नाम है? मंजन। मन का मतलब मैंगनीज, जन का मतलब जिंक। मैंगनीज और जिंक की जोड़ी है, हमेशा अपवाद में साथ रहेंगे। कोई भी अपवाद आएगा साथ साथ रहेंगे एक दूसरे के। जब आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ोगे तो भी आप देखोगे, जब भी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आएगी, मंजन वाली चीज बहुत सामने आएगी। अभी स्टार्टिंग कैसे करनी है? मैंगनीज और जिंक का साइज लगभग क्या होता है? बराबर होता है, जिस कारण के कई सारे गुण भी समानता दिखाते हैं। अभी मैंगनीज को छोड़ना है। अभी मुझको बताओ स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक क्या हुआ? साइज कम हुआ। आयरन, कोबाल्ट, निकल में साइज क्या है? बराबर। इसका मतलब साइज का ग्राफ कैसे लिखूं? साइज पहले घटता हुआ बनाएं या बढ़ता हुआ? पहले, हाँ, पहले आपने कहा घटता हुआ, जो कि एकदम सही है। साइज पहले घटेगा, बीच में कांस्टेंट होगा, लास्ट में जाके बढ़ेगा। ओवरऑल घट रहा है या ओवरऑल बढ़ रहा है? ओवरऑल बताओ, यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल क्या हुआ है? अरे घट रहा है ना बेटा। तो साइज ओवरऑल घटेगा। बीच में ये जो तीन बराबर हैं, ये तीन कौन है बराबरी वाले? आयरन और कोबाल्ट और निकल।
अरे सही है ना बेटा। आयरन कोबाल्ट निकल में समानता क्या है वो सुन लीजिएगा। ये जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनके बारे में पहला कि इनका सिमिलर साइज है, साइज इनका एक जैसा है। दूसरा सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट है, यानी गलनांक इनकी एक जैसे हैं। तीसरा, क्या आपने एक शब्द सुना हुआ है लोह चुंबकत्व? सुना हुआ है बेटा? क्या है? लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व जो होते हैं, जो अति चुंबकीय होते हैं, जिनमें चुंबकीय गुण ज्यादा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकत्व कहलाते हैं। मतलब ये लोह चुंबकत्व रखते हैं, तो इसमें फेरोमैग्नेटिज्म होता है। फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व तीनों में देखा गया है। और चौथा है कि Hg के साथ, Hg के साथ अमलगम, अमलगम सुना हुआ है बेटा? अमलगम नहीं बनाते। बताओ, मरकरी को अमलगम बनाना पसंद है? आपने सुना होगा, आपने वो ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखते हो क्लेमेंसन अपचयन वाली अभिक्रिया, उसमें जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl सर लेंगे, सुना होगा ना बेटा। तो मरकरी जो है ना, मरकरी के साथ धातु मिक्स हो जाते हैं और उसके मिक्सचर को बोलते हैं अमलगम। क्या नाम बोला है? अमलगम। तो इसका मतलब अमलगम क्या क्या, किस किस चीज का मिक्सचर है? जल्दी बोलो। धातु और मरकरी का, धातु और मरकरी के मिक्सचर का नाम क्या होता है? अमलगम। तो मरकरी को हर किसी धातु के साथ मिक्स होकर अमलगम बनाना पसंद है, लेकिन तीन वो धातु हैं जो मरकरी के साथ कुछ अमलगम नहीं बनाते, और वो ये तीनों हैं आयरन कोबाल्ट निकल। आज के बाद ध्यान रखना, आयरन कोबाल्ट निकल के कई सारे गुण में समानता याद रखना। बताओ क्या क्या गुणों में समानता है? पहला, इनका साइज एकदम सिमिलर है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत निकट है। तीसरा एमलगम बनाते हैं या नहीं बनाते? अच्छा, फेरोमैग्नेटिज्म है, लोह चुंबकत्व है। और लास्ट, अमलगम बनाते हैं नहीं बनाते? नहीं बनाते। सही है। इस पे सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं मैं भी पूछूंगा, है ना। तो इसमें Hg के साथ अमलगम नहीं बनाते, ये चारों पॉइंट आ गया। बताओ ये सीरीज कौन सी है, 3D 4D या 5D? अगर ये 3D है तो बताओ मुझको, अब मैं जो बनाऊंगा वो 4D का ग्राफ सही है क्या? ये 4D का ग्राफ आ रहा है, ये 3D का ग्राफ है बच्चों, ये 4D का ग्राफ है। बताओ 3D और 4D में बड़े आकार का कौन दिखाया मैंने? सही किया तो बड़ा दिखा के? अरे सही तो किया, और क्या है? अरे सही है। 3D 4D में बड़ा कौन? 4D। बताओ 4D 5D में बड़ा कौन? हाँ, ये देखो, ये NCERT में ऐसे बना रखा है और इसको लिखा हुआ है 5D। बताओ 3D 4D 5D में ज्यादा निकटता किस किस में है? 4D और 5D की अधिक निकटता का नाम या कारण? लेंथेनाइड संकुचन। बार बार एक ही बात लौट के आ रही है, लेंथेनाइड संकुचन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो ग्राफ से भी लेंथेनाइड संकुचन को समझाना आना चाहिए, राइट। कुछ क्वेश्चन लिखेंगे अपन, पहले यहाँ तक आप फिनिश कर लो, उसके बाद कुछ ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में जो प्रॉपर्टीज बताई लिख दी ना बेटा, सेम आपने। एक तो है सेम साइज, सिमिलर साइज है, ठीक है ना, यानी कि इनमें आकार में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, सिमिलर साइज। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट ने गलनांक भी इनका समान है, हालांकि गलनांक अभी मैंने नहीं कराया, जब आएगा तब कराएंगे। लोह चुंबकत्व सब में है और मरकरी के साथ अमलगम बनाने का विशेष गुण इनमें नहीं है, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस लिखो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। पहले लिखो, ट्रू और फॉल्स में पहले लिखो, एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा, एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर, डी ब्लॉक में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में परिवर्तन अति तीव्र हो जाता है। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन अति तीव्र हो जाता है। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में बाएं से दाएं तथा टॉप टू बॉटम, बाएं से दाएं तथा टॉप टू बॉटम आकार परिवर्तन, आकार परिवर्तन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण, जिसके कारण अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण कर सकते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण कर सकते हैं।
आयरन के पात्र में मरकरी को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। आयरन के पात्र में मरकरी को ट्रांसपोर्ट यानी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मरकरी को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट है, लेंथेनम और हैफनियम का आकार लगभग बराबर होता है। लेंथेनम La और हाफनियम HF का आकार लगभग बराबर होता है। La तथा HF का आकार लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट, जिरकोनियम और हाफनियम में आकार की समानता है। जिरकोनियम तथा हाफनियम में आकार की समानता है तथा ये एक ही जगह पर पाए जाते हैं और पृथक्करण आसान नहीं होता। देखो बेटा, आप एक करके सारे देखते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेटमेंट है, एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाने पर आकार में परिवर्तन अति तीव्र हो जाता है। यह सही है या गलत है? ये गलत है। बताओ, डी ब्लॉक में क्या बताया? परिवर्तन जो आता है साइज का वो धीरे धीरे आता है या तेज आता है? धीरे धीरे। इसका मतलब साइज का परिवर्तन ध्यान रखना धीरे धीरे आता है। मैंने एक तीव्र लिखवा दिया, सही है या गलत है बेटा? एनसीईआरटी में बार बार धीमा परिवर्तन करके लाइनें लिखी हुई हैं, राइट। फर्स्ट को रॉन्ग कर दीजिएगा बेटा, फर्स्ट को रॉन्ग कर दीजिएगा, बोलना कि धीमा तीव्र परिवर्तन होता है, तीव्र नहीं होता है, ठीक है ना। धीमा परिवर्तन होता है, तीव्र नहीं होता है। तीव्र लिखते गलत कर दिया मैंने। दूसरे में देखते हैं, डी ब्लॉक में बाएं से दाएं तथा टॉप टू बॉटम जाने पर आकार परिवर्तन बहुत कम होता है, जिससे अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व। पहले मुझको बताओ कि क्या ये लाइन सही है? क्या आकार परिवर्तन कम होता है या ज्यादा? कहाँ, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम? दोनों जगह। क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम में जरूर आपको लग रहा होगा कि सर देखो 3D से 4D में चेंज कितना आया। अरे आया तो सही है, लेकिन ये वाला चेंज आता है 4 से 5% और ये वाला चेंज तो 1% भी नहीं होता है। तो इसका मतलब डी ब्लॉक में साइज में परिवर्तन ऊपर से नीचे अगर देखोगे, ये 3D है, 3D से 4D में आए तो मान लो 5% साइज बढ़ गया। 5D में आए तो बढ़ा ही नहीं, तो बेटा ओवरऑल तो 5% बढ़ा ना बेटा। अरे बोलो यार, इसका मतलब डी ब्लॉक में आकार परिवर्तन ऊपर से नीचे बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? कितनी बार परिवर्तन हो रहा है? ओनली एक बार। 3D से 4D में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ जो हुआ। लेफ्ट टू राइट तो परिवर्तन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेफ्ट टू राइट तो मैंने बता दिया। तो लेफ्ट टू राइट लगातार साइज बढ़ रहा है या पहले कम हो रहा है? पहले कम होके बीच में कांस्टेंट है, बीच में कांस्टेंट होकर थोड़ा बढ़ गया। बताओ साइज में परिवर्तन बहुत ज्यादा है या एक ही वैल्यू के आसपास है? एनसीईआरटी में जाके वैल्यू देखना, 125 के आसपास सारी वैल्यूज हैं ये। कुछ 125, कुछ 125, कुछ 26, 24, 27, 37, 35, 33 ऐसे। 124 से लेकर 140 के बीच में सारी वैल्यूज हो गई, ठीक है ना। इतना समानता है आकार में, जिनमें से मैंगनीज और जिंक तो अब सेम बराबर ही दे रखे, दोनों के 137 दे रखे हैं। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि डी ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाओगे तो साइज में परिवर्तन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है। और क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आने पर परिवर्तन है, लेकिन वो भी बहुत कम है। इसका मतलब डी ब्लॉक पूरे आवर्त सारणी का ऐसा ब्लॉक है जहां कहीं से भी कहीं चले जाओ, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, डी ब्लॉक में किसी भी तत्व से दूसरे तत्व में जाने पर आकार परिवर्तन अधिकतम 8 से 10% ही आता है, मैक्सिमम। और इस कारण खूब सारे मिश्र धातु का निर्माण ही कर पाते हैं। अब एक नई बात आ गई, मिश्र धातु आ गए। बताओ मिश्र धातु क्या होते हैं, जानते हैं क्या? दो या अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। मालूम है ना बेटा? कैसा? दो या अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। बताओ मिश्र धातु के बनने के लिए क्या आवश्यक है, वो सुनिएगा। मिश्र धातु के बनने के लिए आवश्यक है कि मान लो कि मेरे पास ये मेटल है, मेटल जो होता है एक एटम, मेटल मान लो अपन आयरन एटम है। आयरन एटम का क्या बोलते हैं, वो शेप कैसा होता होगा? एक आयरन एटम, एक आयरन एटम। आंसर है गोलाकार। क्या होता है बेटा? गोलाकार। अब आयरन का क्रिस्टल ऐसे ही तो रखा होता है बेटा। आयरन के क्रिस्टल में क्या है? खूब सारे आयरन जमे हुए हैं, यानी खूब सारे गोले जमे हुए हैं। मैंने खूब सारे गोलों को जमा दिया, ये हो गया आयरन। अगर मेरे को आयरन का मिश्र धातु बनाना है किसी दूसरे धातु के साथ में, मान लो ये तो आयरन है,
मुझको एम डैश के साथ में इसको मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग कैसे करते हैं वो सुनिएगा। मिक्सिंग ऐसे करते हैं कि इसमें से कुछ आयरन के गोले निकालते हैं, इसको गलाते हैं, गलाने पर कुछ आयरन के गोले बीच में से निकलते हैं, और जहां पर आयरन के गोले निकले वहां पर जो जगह होती है उसमें एम डैश फंस जाता है। बताओ, अगर आप चाहते हो कि आयरन और एम डैश आपस में मिश्र धातु का निर्माण करें, तो आयरन का साइज और जो एम डैश लगा रहा हूं उसका साइज सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? अरे सेम होना चाहिए ना बेटा, समझ में आ रहा है बेटा ये? तो बताओ, इसका मतलब मिश्र धातु निर्माण की सबसे पहली शर्त क्या है? जिन दो का मिश्र धातु का निर्माण करना है उन दोनों की साइज क्या होनी चाहिए? सेम। बताओ, डी ब्लॉक के अंदर किन्हीं दो तत्वों का साइज लगभग बराबर होता है या बहुत ज्यादा अंतर होता है? इसका मतलब अधिकांश डी ब्लॉक मेटल आपस में मिलके एलॉय निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट आपस में आराम से मिलकर एलॉय बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो स्टेटमेंट के बारे में बताओ, वो ट्रू है या फॉल्स है? उस स्टेटमेंट को ट्रू कर दीजिएगा और आगे से अपने कॉपी में लिख दीजिएगा कि मिश्र धातु निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है आकार में समानता। ये डी ब्लॉक का पॉइंट है बेटा। अब सारे पॉइंट हम डी ब्लॉक के कर रहे हैं, ये समझ लो, ये सारा चीज जो है वो अब डी ब्लॉक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, हम उसको पहले से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा अभी से साइज वाला पार्ट हमारा मजबूत हो जाए। मिश्र धातु निर्माण के लिए आवश्यक है आकार में समानता। हाँ देखिए बेटा, जो अपने सिलेबस में मिश्र धातु हैं उनकी एग्जाम्पल अभी से कर लूंगी। मिश्र धातु जब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो मिश्र धातु के बारे में एक पॉइंट तो बताएं, बस मिश्र धातु डी ब्लॉक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? रीजन, साइज में समानता डी ब्लॉक में है। अब कौन से बनाएंगे वो भी तो मालूम होने चाहिए। एनसीईआरटी में सभी दे रखे हैं डी ब्लॉक में, तो अब क्या होगा कि हम क्या बोलते हैं, एलॉय में आधा सेक्शन तो यहाँ करें और आधा सेक्शन वहाँ करें, उससे अच्छा मैंने पूरा सेक्शन यहाँ बता दिया है। पूरा एलॉय अब अपने यूं क्यों उठा के यहाँ पे रख दिया है। डी ब्लॉक में एलॉय वाला सेक्शन अब हमने वो करने की आवश्यकता नहीं, एलॉय मैंने यहाँ बता दी है। अगर आप बोलोगे सर ये ब्रास और ये, तो इनके कॉम्पोजिशन संगठन को याद रखना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले कि ब्रांज और ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉपर किस में है, तो मालूम होना चाहिए ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर है। आप देख रहे हैं कॉपर सबसे ज्यादा कॉमन है सब में, अरे सही ना बेटा? ब्रास में, ब्रॉन्ज में, गन मेटल में, जर्मन सिल्वर में कॉपर तो है ही है, ठीक है ना? इनको ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, जर्मन सिल्वर 4-5 हैं ये। इनको याद करने के तरीके देख लो बेटा। यहाँ पर Cu और Zn को दोनों को मिला के बोलो कजिन। Cu Zn कजिन। कजिन को बेस पसंद है। कजिन को क्या पसंद है? बेस। ब्रास नहीं, बेस पसंद है। बेस से ब्रास याद कर लोगे ना बेटा? अरे बोलो। फिर देखो, क्यों सुने ब्रो की आवाज, क्यों सुने ब्रो की आवाज, तो ब्रो से ब्रॉन्ज याद आ जाना चाहिए। क्यों मतलब कॉपर, सुने मतलब टिन,
तो क्यों सुने ब्रो की आवाज से पूरा याद हो जाएगा आपको। फिर तीसरा है क्यों सुनती है जनता गन की आवाज, तो क्या करना है, क्यों सुनती है जनता गन की आवाज। क्यों मतलब कॉपर, सुनती है मतलब एसएन, जनता यानी जिंक, और गन की आवाज यानी गन मेटल हो गया। फिर क्यों नहीं जानते आप जर्मन लैंग्वेज, तो क्यों नहीं जानते, क्यों मतलब कॉपर, नहीं मतलब निकल, जानते मतलब जिंक, जर्मन लैंग्वेज मतलब जर्मन सिल्वर। और ऐसे ही ना, संता पंजाबी सोल्जर है, संता पंजाबी सोल्जर है, सोल्डर एक वायर होता है जो कि एक एलॉय होता है, उसका फॉर्मूला है टिन प्लस लेड, तो संता पंजाबी सोल्जर है से याद हो जाएगा। फिर निकली करीना स्टील खरीदने, ठीक है ना, तो फिर मतलब एफई, निकली मतलब एनआई, करीना मतलब क्रोमियम, स्टील खरीदने मतलब स्टील का फॉर्मूला है वो स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। यूके कॉपर कॉइन और यूके सिल्वर कॉइन, एनसीईआरटी में ये कॉइन के फॉर्मूला भी दे रखे हैं, बेसिकली ये बताने के लिए दे रखे हैं कि वहां पे कितना फ्रॉड करते हैं। यूके वाला जो कॉपर कॉइन है वो भी एक फ्रॉड है, और यूके सिल्वर कॉइन भी एक फ्रॉड है। यूके कॉपर कॉइन जो बिकता है उसमें हो तो वो उसमें बोलते हैं कॉपर है, लेकिन उसमें स्टील होता है, और कॉपर की बस कोटिंग होती है, परत होती है कॉपर की, ऊपर ऊपर से कॉपर लगाते हैं, बोलते हैं देखो हमारे यहाँ का कॉइन कितना जबरदस्त है, ठीक है ना, और हम सबको लाला के दिखाते हैं देखो यूके का कॉपर कॉइन है, वो कुछ नहीं होता, स्टील होता है अंदर। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, वो स्टील है जिसमें कोटिंग किसकी है, कॉपर की। तो यूके कॉपर कॉइन में क्या है, स्टील, कॉपर की क्या है, ओनली कोटिंग। और देखो बड़ा यूके सिल्वर कॉइन तो और भी बड़ा फ्रॉड है, मतलब यूके सिल्वर कॉइन में नाम सिल्वर है, लेकिन सिल्वर है या नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं नहीं, ये याद करने का तरीका देखो, क्यों नहीं है, अरे सही ना बेटा, ये याद करने का तरीका है। तो यूके सिल्वर कॉइन में सिल्वर क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है से अपने आप याद हो जाएगा, कॉपर और निकल है इसलिए नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो कुल मिलाकर यूके सिल्वर कॉइन और यूके कॉपर कॉइन ये दोनों मैंने बता दिए हैं। ओवरऑल ये सारे के सारे एलॉय जो हैं इनको कोई ना कोई ट्रिक बना के ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आपको बस वो मालूम होना चाहिए ट्रिक के साथ या ट्रिक के बगैर कैसे भी आपको याद होना चाहिए कि इस क्या बोलते हैं एलॉय का ये कॉम्पोजिशन है। तो मैंने सारे कॉम्पोजिशन बता दिए, इसको लिख डालें, और साथ साथ में जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उसको भी लिख दीजिएगा। चलिए बेटा, हाँ 3 बार, 3 बाकी हैं, 3 बाकी कौन कौन से बताओ। चलो, जो दूसरा मैंने बताया वो तो आपने लिख दिया है, दूसरा तो हो गया ना बेटा। तीसरा, आयरन के पात्र में, मुझको बताओ, आयरन के पात्र में मरकरी को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, पहले तो ये बताओ क्या आयरन मरकरी के साथ अमलगम का निर्माण करता है, इसका मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे या मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग रहने से कोई नुकसान, किसी का भी नुकसान है क्या, आयरन का या मरकरी का नुकसान है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ से वहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से आपको बाहर अहमदाबाद जाना है और मरकरी लेके जाना है, तो मरकरी को क्या लोहे के पात्र में ले जा सकते हो, क्योंकि क्रिया तो करेंगे नहीं, वो एकदम एकदम सही रहेगा, तो कि जब तक उसको गिराओगे नहीं नीचे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अंदर रहेगा कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब लोहे के पात्र में मरकरी को ट्रांसपोर्ट करना सही है या गलत है, ये बोल रहे हैं सही नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद गलत बोल रहे हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा, आयरन के पात्र में मरकरी को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर आ गया लेंथेनम और हाफनियम, बताओ लेंथेनम और हाफनियम का आकार, ये देखो यहाँ पर, क्या मैंने आपको लेंथेनम हाफनियम आज करवाया था बेटा, ये देखो लेंथेनम हाफनियम, बताओ लेंथेनम हाफनियम ये पास पास के तत्व है कि नहीं है बेटा, ये नहीं है, लगता है ये पास पास के, यूं तो रखा हुआ है पास पास, लेकिन देखो 57 और 72 कहीं से भी आसपास है क्या बेटा, मुख्य अंतर बताओ इनमें। मुख्य अंतर इसमें यह है कि हाफनियम में F इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव
दुर्बल होने के कारण संकुचन, ज्यादा होने के कारण आकार कम हो गया, तो इसका आकार कम है या ज्यादा है? हाँ, कम। और इसका आकार, तो इसका मतलब इन दोनों के आकार में ये संबंध है। लेंथेनम का आकार हाफनियम के आसपास भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो कहने को आवर्त सारणी में दोनों पास पास हैं, उससे कई लोग गलती कर बैठते हैं, बोलते हैं कि लेंथेनम और हाफनियम पास पास हैं तो इनके परमाणविक आकार भी आसपास ही होंगे, लेकिन ये परमाणविक आकार इनके आसपास हैं या बहुत दूर है। रीजन, जिरकोनियम नहीं, हाफनियम में लेंथेनाइट संकुचन होने के कारण। क्या बोलोगे? हाफनियम में लेंथेनाइट संकुचन। संकुचन किस में? लेंथेनम में, हाफनियम में? हाफनियम में संकुचन होने के कारण साइज किसका ज्यादा है? लेंथेनम का, जबकि हाफनियम का तो बहुत सिकुड़ गया ना साइज बेटा, ये है। तो इनके साइज में अंतर बहुत ज्यादा है, ये खास बात है इसमें। तो बताओ ये चौथा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ये फॉल्स है। और आखिरी स्टेटमेंट आज के लिए देख लेते हैं, जिरकोनियम और हाफनियम। ये सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था। क्या सेम क्वेश्चन पहले कराया हुआ है? वापस देख लो। बताओ जिरकोनियम और हाफनियम का आकार में समानता है या नहीं है? आकार में समानता होने के कारण ये नेचर में एक ही जगह पर पाई जाएंगे या अलग अलग? और इनको आपस में एक दूसरे से अलग करना आसान होता होगा या मुश्किल? ये एनसीईआरटी में एक साथ ही तीनों पॉइंट डी ब्लॉक में दे रखे हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। एफ ब्लॉक को अपन नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।